मुसलमानों की आए दिन लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पर उनको टारगेट किया जाता है, कभी गौ माता के नाम पर तो कभी जिहाद के नाम पर। मस्जिद, मदरसे, दाढ़ी टोपी, आए दिन अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर क्रूरता की हदें नए सिरे को छूती हुई दिखती हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष आपको वोट मांगता हुआ नजर आ जाएगा ना। वो कहता हुआ नजर आएगा कि देखिए बीजेपी की सरकार में नफरत को सत्ता के द्वारा संरक्षित किया जाता है, लेकिन कर क्या रहे हैं। इतनी सारी इंसिडेंट होती हुई मैंने दिखाई, मध्य प्रदेश के छतरपुर की दिखाई, हरियाणा में लिंचिंग की घटना मैंने दिखाई, हिमाचल की तस्वीरें मैंने दिखाई, रामगिरी महाराज की महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाई। विपक्ष के एक बड़े नेता का स्टेटमेंट आया, काफ़ी जद्दोजहद हुई, आवाज़ उठाई गई। सबसे पहले एमआईएम के नेताओं की आज मैं सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, लड़ाई लड़ी और दक्ष चौधरी, पिंकी भैया जैसे लोगों को आज जेल के अंदर सड़ना पड़ रहा है। और इन्हीं एमआईएम के वारिस पठान साहब ने महाराष्ट्र में जो अशरफ हुसैन नाम के बुजुर्ग की पिटाई की गई थी, लातों से मारा गया था, उनकी आंखों की रोशनी अब कम हो गई है, पेशाब में दिक्कत हो गई है, उनको लूटपाट उनके साथ हुई, ट्रेन से फेंकने की धमकी उनको दी गई थी, खिड़की के पास ले जाया गया कथित तौर के ऊपर। इन तमाम घटनाओं के ऊपर सबसे पहले बोला कौन? वारिस पठान साहब ने बाकायदा फ़ोन से मुलाकात की अशरफ हुसैन साहब से कि देखिए हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, सेकुलर की विचारधारा वाले लोग, अमन पसंद करने वाले लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद विपक्ष वालों को लगा कि हाँ, ये मामला तो देखिए राजनीतिक से जाकर सामाजिक ज़्यादा हो गया है। बोलना तो तुम्हें चाहिए था, वोट तो तुम इस्तेमाल करते हो, एमआईएम को बी टीम तो तुम बताते हो, अब बोलना तो तुमको भी पड़ेगा। अब जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते थे, वो भी मैदान में आ गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आप सबकी ताकत और इस बुलंद आवाज़ ने और एमआईएम के द्वारा इसमें प्राथमिकता दिखाएगी, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी चुल मच गई कि तुम क्यों पीछे रह रहे हो, तुम तो बोलो। आज नेशनल पार्टी, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी के प्रभावी नेता राहुल गांधी, जिनके बोले हुए मुद्दे और उठाई ही आवाज़ को सत्ताधीशों को भी आज मानना पड़ता है। एक एक करके सारे जितने मुद्दों को उठाते जा रहे हैं मोदी साहब उनको घुटने टेक कर मानते जा रहे हैं। राहुल गांधी आज इस हो रही अत्याचार और धर्म और मजहब के नाम पर इन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। राहुल गांधी ने ट्विटर के ऊपर क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने लिखा कि नफ़रत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो रहा है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर लें, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शब्द आज जो राहुल गांधी बोल पा रहे हैं, ये आप सब की ताकत है। इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय और विशेषकर सेकुलर भाव रखने वाले हर उस देश के नागरिक के हिम्मत के ऊपर आज राहुल गांधी बोल पा रहे हैं कि सत्ता संरक्षित नफरत और नफरत के जरिए कुर्सी की रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। ये वही राहुल गांधी हैं जो संसद में बोल पाए कि नरेंद्र मोदी आरएसएस मतलब, बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। अब आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों के ऊपर जहां कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है या गौ माता का आ जाता है या हिंदू त्योहारों का आ जाता है, उनको लेकर एक लफ्ज़ भी अपने मुख से नहीं निकालती है। लेकिन धीरे धीरे देश के सेकुलर विचारधारा वाले लोग मुख्य पृष्ठ के ऊपर इस अंगुली का निशान का इस्तेमाल करके
कांग्रेस पार्टी को ये दिखाएंगे कि हाँ, हम नफ़रत नहीं चाहते, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, हिंदुत्व त्यौहार और मुसलमानों के त्यौहार में हिंसा हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उन मुद्दों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी मुखर होकर बोल सकेगी। राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, राज्यों और केंद्र में भी प्रभाव है, इन्होंने ये बोल पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी आप सब के लिए उपलब्धि है। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। सवाल पूछा है कि कौन है ये ठेकेदार, कभी कानून के, कभी धर्म के, कभी मजहब के, अनेकों रूपों में ठेकेदार बनकर आ जाते हैं और खुद ही निर्णय करने लग जाते हैं, तो कभी ट्रेन में, कभी मस्जिद के नाम पर, तो कभी गौ माता के नाम पर। राहुल गांधी ने भी दोनों तस्वीरें साझा की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। कौन सी? एक महाराष्ट्र में बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा गया था, अशरफ हुसैन जी, वो, और हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है चरखी दादरी में, दोनों तस्वीरें साझा की। और इन तमाम मुद्दों पर सुप्रिया श्रीनेत, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो सवाल उठते हैं, हम क्या बन गए हैं, हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन ये सवाल बेमानी है। आज सवाल ये है कि हम यहाँ कैसे आए, यहाँ हमें कौन लाया, मेरे देश को इस मुकाम पर कौन लेकर आ गया जहां पर ट्रेन में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके धर्म को देखकर पीटा जाता है। किसने भड़काई वो नफरत की सिर्फ शक के आधार पर एक आदमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये इक्के दुक्के मामले नहीं है, ये धर्म और जाति के नाम पर नफरत के बोए हुए वो बीज हैं जो खूब खाद पानी डालकर सींचे गए हैं और आज पनप रहे हैं। कौन है ये मनबड़ लफंगे जिनको लगता है वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो बचकर निकल जाएंगे, फिर चाहे वो महिलाओं का शोषण हो, दलितों पर अत्याचार हो या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो। किसने इनको ठेकेदार बनाया? ये क्यों ठेकेदार बने फिरते हैं, कभी धर्म के, कभी समाज के, कभी कानून के, जैसे इनको कोई डर ही नहीं है। असलियत यह है कि इन उपद्रवियों को हिम्मत राजनीतिक संरक्षण से मिलती है, इनको हिम्मत नफरत की राजनीति से मिलती है, इनको हिम्मत बीजेपी की नफरत की राजनीति से मिलती है। इनको हिम्मत मिलती है जब सत्ताधीश लोग इन्हीं की भाषा में बात करते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। मतलब तो साफ है, विपक्ष को इस नफ़रत का सारा खेल, जिसका हम आए दिन जिक्र करते रहते हैं कि चलता कैसे, पैदा कैसे होता है, इसको किस रूप में ढालना है, इस सारी चीज़ों का पता है, लेकिन हिचकिचा रहे हैं। यहाँ MIM ने पहली बार इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बी टीम भाजपा की जो टैग चिपका रखा था, उसको अब MIM दूर करती जा रही है और मुसलमानों के रहनुमा के रूप में बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अब सारी राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी है। राहुल गांधी का तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट आना था इस मुद्दे पर, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकालने के दौरान नारे भी दिए थे, बस बोल नहीं पा रहे थे, ये लोगों को दिक्कत थी। अब अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। सोचने की बात है, सालों साल से चला आ रहा सौहार्द का सफ़र पिछले 10 सालों में कड़वाहट से क्यों भर गया, निंदनीय, शर्मनाक। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का भी स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने भी इसके ऊपर अपने विस्तृत विचार दिए हैं कि ये नफ़रत फैलाने वाले हिंदू हो ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट आ गया, आ रहे हैं ना धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक ने शुरुआत कर दी तो बाद में सारे के सारे आ गए, इंडिया गठबंधन के जितने भी हिम्मत बन पा रही है। आप लोग स्वतंत्र मीडिया के जरिए जो खबरें आती हैं उनको सत्ताधीशों तक पहुंचा पा रहे हैं। इस देश की गोदी मीडिया को मीडिया मत मानिए, वो भाजपा की IT सेल है। वो ऊपर से जो संदेश आता है उसी को उजागर करते हैं और जहां ढक्कन लगाना होता है वहां वेल्डिंग कर देते हैं। बखूबी वो बीजेपी IT सेल का काम करते हैं। अब यहाँ सबसे नोटवर्दी बात क्या है? अब राहुल गांधी ने तो कह दिया कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? जिसके ऊपर अत्याचार होता है उस व्यक्ति की हालत क्या होती है, मुझे बता दीजिए। अशरफ हुसैन नामक जो बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति था, आपको जानकर अचरज होगा, उसके जो भी आरोपी थे उनको 15,000 का बॉन्ड भरवा करके कल संडे को ही गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और कुछ शनिवार को गिरफ्तार किए गए थे और कल ही उनको ज़मानत दे दी गई। बड़ा विचित्र मामला है नहीं? लेकिन वहाँ स्थानीय विधायक पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जा कर के वो सारे प्रशासन से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुमने धारा क्या क्या लगाई, और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऐड करवाई जा रही है उसमें। मुझे इस बात का डर है कि गुनाहगारों को अब लगने लगा है कुछ नहीं होता यार, 1 दिन में जामीन हो जाता है। तीनों अपराधी जमानत पर छूट गए। वही
इतना बेरहमी से उसको पीटा गया। अब जब ट्रेन से उसको ढकलने की बात करता हूँ तो पुलिस कहते बात तो ढकेलने की हुई ना, ढकला नहीं ना। अरे ये काम करना तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों को अपने लीगल टीम के जरिए था। और जिस तरीके से पिंकी भैया दक्ष चौधरी नामक लोग डंडा लेकर मुस्लिम बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में पहुंच गए, उस समय पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की लीगल टीम क्या कर रही थी? उसी समय पर भी एमआईएम आगे आई थी। भाई साहब, अशरफ हुसैन नामक जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उनकी आँख से एक आँख से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, आँख के ऊपर चोट लगी है, उनको यूरिन जाने में दिक्कत आ रही है, उनके पैसे छीन लिए गए हैं, ये बताया उन्होंने। उनको ट्रेन से बाहर फेंकने का बार बार चैलेंज दिया गया, दरवाजे के पास ले जाया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं, मॉब लिंचिंग की और हेट क्राइम की धाराएं ही उनके ऊपर नहीं दर्ज की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। अब दबाव में देखिए उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऐड हो रही है। तो मुझे बताइए, आज असल रहनुमा भारतीय जनता पार्टी की इन अत्याचारी नीतियों के खिलाफ लड़ कौन रहा है? कौन आगे आ रहा है? कहने को तो मैं भी कह दूं, विपक्ष भी कह दे, लेकिन जो पार्टियां अपने लीगल टीम और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ रही हैं, आज आप सबको इनको ध्यान में रखना चाहिए। और कानून सबसे बड़ा होता है। अब छतरपुर में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामगिरी महाराज का ही तो मसला था, बुलडोज़र चला था, किसी ने उफ नहीं किया। अब कौन गया? मुसलमानों की जो संस्था है उलेमाए हिंद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज बड़ा फैसला आ गया, जिसकी मैं बार बार आपको जिक्र करता रहता था कि मुस्लिम समुदाय की जो संगठन है या उनके जो वोट लेते हैं, उनको कोर्ट में जाना चाहिए। और आए दिन ये बुलडोज़र लेकर मुसलमानों के ऊपर चढ़ा देते हैं। मुसलमान आरोपी मिल गए, आरोप छोटा हो या बड़ा हो, बुलडोज़र से घर तो गिरना ही है, सिद्ध हुआ हो या न हुआ हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई आरोपी है भी तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, BR गवई साहब ने कहा कि हाँ, म्यूनिसिपैलिटी को घर गिराने के अधिकार हैं, लेकिन जो वो कानून है घर गिराने के, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पुराने हो गए हैं। पैन इंडिया, पूरे देशव्यापी लेवल के ऊपर नई गाइडलाइन म्यूनिसिपैलिटी को बनाने का आदेश दे दिया। अब जिक्र करते रहो, ट्वीट करते रहो, आवाज़ उठाते रहो, संसद में बोलते रहो, भाषण देते रहो, लेकिन काम तो सुप्रीम कोर्ट में गए तभी हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का, निचली अदालतों का डंडा आया तभी पुलिस वालों ने दक्ष चौधरी की आंखों से आंसू निकलवाए ना। वो भागकर उन्होंने गिरफ्तारी दी ना। पिंकी भैया जेल में है ना, मोनू मानेसर जेल में है ना। क्यों? क्योंकि कानूनी कार्रवाई की, कोर्ट का डर था। पुलिस प्रशासन भी कोर्ट के दबाव में काम कर रहा है। हर कौन मुर्गा बना हुआ है, कौन किसके इशारे पर नाच रहा है, किसकी झोली में खेल रहा है, आप इस बात को समझिए। सब के सब नफरत फैलाने वाले, डंडा चलाने वाले, लिंचिंग करने वाले अब जेल में सड़ने को मजबूर होंगे, तो ऑटोमेटिकली नज़ीर पेश हो जाएगी। ये देखिएगा, अब स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के पास आवाज़ पहुंच रही है। अब विपक्ष के बड़े नेता ही जवाब दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आप सबकी ये बहुत बहुत बड़ी जीत है। और आखिर में MIM का आज आप धन्यवाद करना मत भूलिएगा। वारिस पठान का, ससुद्दीन ओवैसी साहब का, मुस्लिम संस्थाओं का, और जो कानूनी इस लड़ाई में आगे भी सहारा दे रहे हैं। क्योंकि जिनके ऊपर अत्याचार होता है तो उनको तो समझ में ही नहीं आता है, उनको दिमाग ही इतना अनस्टेबल हो जाता है, वो तो कार्रवाई करने से भी पीछे पैर हटा लेंगे। यार, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, हमारी बेइज्जती होगी, उनको पता चलेगा कि हमें पीटा गया है, वो तो पहले ही पीछे पैर हटा लेते हैं। लेकिन इस जुल्म के साथ जो डटकर खड़े हैं, उसे आप नहीं भूलना चाहिए। आज समय आ गया है कि हाँ, इस देश के अमन पसंद लोग जब विपक्ष को मजबूत करके संसद भवन के अंदर बैठाए हैं, तो उनका भी दायित्व बन जाता है कि देश के तोड़ने वाली ताकतों को सरेआम उजागर करें, और उजागर करके गरीब जो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनका साथ भी दे। कानूनी लड़ाई का साथ नोटवर्दी पॉइंट यही है। आज सबकी जीत है और बड़ी संख्या में अब इस देश में उद्धार होगा अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो। नमस्कार।